नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म जो है मोबाइल फ़ोन से कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो 12वीं पास के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली जो है निकाली गई है बेल्ट्रॉन के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने ऑलरेडी जो है इस भर्ती के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर लिया है। इसमें कौन लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस वगैरह क्या रहता है, ऑलरेडी मैंने जो डिस्कस किया हुआ है। तो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, मोबाइल से फॉर्म फिल करने के लिए देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है कि एक तो आप मोबाइल को ऐसे भी रख के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसे सही चीज़ों को काम नहीं कर रहा है तो आप उसको रोटेट करके ऐसे कर लीजिएगा और फिर आप जो है वेबसाइट को ओपन करिएगा, बिहार बेल्ट्रॉन का वेबसाइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है, यहाँ नीचे में देखेंगे तो ये इसका जो है अप्लाई रजिस्ट्रेशन का लिंक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ओपन होगा। फिर इसे आप क्लोज करेंगे और यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ देखेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। मोबाइल से भी इजीली जो यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। और मैंने आपको जो है एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ पे भी आके सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी और यहाँ पे सैलरी वगैरह। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो एक लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का और यहाँ मिलेगा अप्लाई करने का, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये मैंने दो आपको लिंक बताया जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन पेज पे आ सकते हैं, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन को करना है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा इस प्रकार से आप देखेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, फिर यहाँ मिडिल नेम, फिर यहाँ लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो इसमें आप दीपक लिख दीजिए, ठीक। यहाँ कुमार लिख दीजिए लास्ट में ऐसे। मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम छोड़ सकते हैं। सिर्फ आपका फर्स्ट नेम ही होता है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम ही यहाँ पे दीपक लिख सकते हैं। अगर आपका 3 अक्षर का नाम है तो आप दीपक कुमार सिंह, तो दीपक यहाँ, कुमार यहाँ और सिंह यहाँ लिख दीजिए। तो ऐसे आपको जो फर्स्ट, मिडिल नेम और लास्ट नेम को यूज करते हुए लिखना है। यहाँ आपको बताना है कि क्या आपने अपना नाम चेंज किया तो हाँ करेंगे, नहीं किया तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। तो यहाँ देखिए कैलेंडर ओपन करने का यहाँ से ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप 2006 जो यहाँ लिखा है उस पर टैप करेंगे, फिर आपका फिर 2006 पे टैप करना है। अब आपको यहाँ से ईयर को कंफर्म कर लेना है, कौन से ईयर में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है। तो वो आप कंफर्म करने के बाद से आपको जो यहाँ पे मंथ, फिर आपको जो है डेट चूज कर लेना, तो ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। अब यहाँ आपको जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दीजिए, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे, फिर ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे। जनरेट ओटीपी पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आएगा कैप्चा भरने के लिए, आप कैप्चा को यहाँ भरेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके मोबाइल या ईमेल दोनों पे जो है ओटीपी चला जाएगा। आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो आपको ओटीपी चला जाएगा, कैप्चा कोड भर के जैसे सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओटीपी को लिखना है और वैलिडेट ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है एग्री का, एग्री करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे अगेन भरना है और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है। आप जानकारी को वेरीफाई करते हैं कि हाँ सारा जानकारी सही है और इन सभी बॉक्स को क्या करना है, आपको टिक कर देना है। तो ऐसे क्या करेंगे, आप टिक कर देंगे। सबको टिक कर देंगे ना तो रीवेरीफाई वाला ऑप्शन हट के आपको सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म यहाँ पे जो सबमिट हो जाएगा। यहाँ ऊपर में अलर्ट आ रहा है, अलर्ट आपको पढ़ना है, यहाँ ओके कर देना है। ये देखिए ऊपर में अलर्ट आया, यहाँ ओके करेंगे। सबमिट करते हैं, ओके करते हैं फ्रेंड्स। अब आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमको यहाँ से क्लोज कर देना होगा। क्लोज करने के बाद से अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक गो टू एप्लीकेशन का। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको आईडी पासवर्ड भी एसएमएस के तौर पे आ गया होगा, आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा। मेल भी आ गया होगा तो उसे आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि वही फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं यहाँ से तो लॉग इन भी कर सकते हैं उसी यूजर आईडी पासवर्ड से। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया होगा, आपका सारा जानकारी यहाँ शो हो रहा है। आप यहाँ गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब ये पेज रीलोड होगा और यहाँ पे आपकी सारी जानकारी जो है आएगी। अब आपका आवेदन फॉर्म प्रॉपर यहाँ पे खुल रहा है, इस तरह से देख सकते हैं ये खुल रहा है। 100% तक जाएगा, आपको वेट करना है। अब देखिए खुल गया, यहाँ क्लोज करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो है फॉर्म को भरना है प्रॉपर अच्छे तरीके से। हम नीचे आते हैं। अब नीचे में देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम। तो अगर कोई लेडीज है, मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिख सकती है, वरना जो है अनमैरिड फीमेल यहाँ पे अपना फादर्स नेम और यहाँ मदर्स नेम मेल फीमेल
यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल ईमेल आईडी शो हो रहा है, यहाँ पे आपका पोस्ट ऑलरेडी यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर शो हो रहा है। आपको नेशनलिटी यहाँ इंडियन बता देना है। यहाँ पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, वरना नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बिहार के निवासी है तो हाँ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी जो है चूज करना होगा। आप जनरल हैं तो जनरल वाले कैटेगरी में आप देखेंगे तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो सर्कल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर जहां से भी आपने बनवाया हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसका अथॉरिटी का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो है कब आपने बनवाया हुआ है उसका डेट चूज कर लेंगे। फिर उस सर्टिफिकेट नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस आप आएंगे तो ईडब्ल्यूएस आप चूज करेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो है अपना डोमिसाइल के साथ साथ अपना जो है जाति प्रमाण पत्र की जानकारी भी देना होगा। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जानकारी यहाँ पे आपको देना है। डोमिसाइल है तो डोमिसाइल भी आपको यहाँ पे देना है। अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं BC1 या BC2 तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको जाति निवास यहाँ पे देना होगा। तो आप अपना जाति निवास यहाँ पे दे देंगे। देखिए BC1 BC2 की कैटेगरी में क्या होता है ना कि NCL मांगा जाता है, तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ही आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट में। ओबीसी के केस में बता रहा हूँ, ओबीसी जो भी कैंडिडेट्स हैं यानी BC1 BC2 है, क्योंकि बिहार में BC1 ओबीसी दो भागों में बढ़ जाता है, BC1 और BC2। तो आप अपना जो है NCL जरूर बनवाए होंगे, जो आपका स्टेट लेवल वाला होता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर ही बना के देता है। तो वही वाला चीजों को आप यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जो भी नॉर्मल वाला होता है वो बनवा के यहाँ पे दे देंगे। और अगर कोई SC ST से आता है तो अपना SC ST सर्टिफिकेट जो नॉर्मल बनवाया हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर से वही यहाँ पे देगा। उनको जो है NCL वगैरह नहीं बनता है, वो यहाँ पे नॉर्मल वाला जो है जाति यहाँ पे दे देंगे। ईडब्ल्यूएस आते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो नॉर्मल वाला बनता है वो आप अपनी जानकारी यहाँ पे दे देंगे। तो ये चीजें हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को भर देना है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए बिहार के निवासी नहीं तो नो करेंगे तो आपका कैटेगरी यहाँ पे जनरल हो जाएगा। आप जिस राज्य से आते हैं राज्य का नाम चूज करेंगे, आपका कैटेगरी जो है UR हो जाएगा। तो UR केस में आपको ये सब जाति निवास नहीं मांगेगा, देख रहे हैं ना, अदर स्टेट वालों के लिए। लेकिन वही बिहार का कोई अनरिजर्व कैटेगरी से आता है तो उनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब बॉडी में क्या पहचान है आपको यहाँ पे बता देना है। एक यहाँ से ID प्रूफ आपको चूज करना है, जैसे कि बताना है कि जैसे कि पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई भी एक ID प्रूफ आप चूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस चूज किया तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का के ऊपर क्या नाम है, किसके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हुआ है। तो कोई एक ID प्रूफ आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, एनी अदर ID प्रूफ भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा कि ID टाइप बताइए, तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड लिख सकते हैं और आधार नंबर यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जो ID प्रूफ आप देना चाहते हैं उसकी संख्या यहाँ पे आपको देना होगा और उस नाम बताना होगा। तो मैंने यहाँ पे एनी अदर चूज करके यहाँ पे मैं आधार लिख दूंगा इस तरह से, और यहाँ पे मैं आधार संख्या जो होता है 12 डिजिट का वो लिख दूंगा, टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो ऐसे आपको भी क्या करना है, भर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप आपका डाटा सेव हो जाता है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद से पूछ रहा है कि आप विकलांग है तो यस करेंगे और अपने विकलांगता के बारे में जानकारी देंगे। नहीं विकलांग है तो आप इसे नो कर दीजिएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगले स्टेप में आपका डाटा सेव हो जाता है। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भरना होता है। जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर ये 2 लाइन को यूज करते हुए आपको एड्रेस को भरना है। जैसे आप गांव से आते हैं तो इसमें आप विलेज लिख सकते हैं। ऐसे विलेज लिख के जो भी आपका गांव का नाम है, ऐसे आप जो है क्या करेंगे, अपना जो है जो भी आप गांव का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट जो भी है आपका पोस्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ अपना थाना लिख दीजिएगा। यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट चूज करेगा, यहाँ पिन कोड लिख दीजिएगा। ऐसे आपको एड्रेस लिखना होता है। जो शहर से आते हैं उस शहर जैसा जो एड्रेस होता है आधार कार्ड पे, वोटर ID कार्ड पे, वैसे आप जो है अपना एड्रेस को प्रॉपर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपको 2 एड्रेस पूछा जाता है हर एक वैकेंसी में। आप देखे होंगे परमानेंट एड्रेस होता है और एक कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है। मतलब परमानेंट मतलब जहाँ स्थायी निवासी है और कोरेस्पोंडेंस मतलब अस्थायी निवासी, यानी जहाँ प्रेजेंटली रह रहे हैं। तो दोनों सेम है तो सेम सेम लिखना होगा, अलग है तो अलग अलग आपको यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। डाटा सेव करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक के बारे में जानकारी पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे मैट्रिक का बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ आपको बताना है कि आपका जो है मार्क्स वो परसेंटेज वाला है कि CGPA वाला है। तो परसेंटेज चूज कर लीजिएगा। परसेंटेज चूज करते ही यहाँ पे आएगा कि आप बताइए कितना आपको प्राप्त हुआ मैट्रिक में और कितना का था। तो मान लीजिए 300 आपको प्राप्त हुआ है और 500 में, तो यहाँ ऊपर में 300 लिख दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ आपको लिख देना है 500। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 60% कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है कौन से ईयर में आप जो है मैट्रिक पास आउट किए थे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बता देना है। यहाँ पे अब आपको नीचे आना है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोल रहा है। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है आपको 10+2, एक मिल रहा है ग्रेजुएशन, एक मिल रहा है मास्टर। देखिए ये जो वैकेंसी है DO की, ये इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताइएगा? तो आप बोलेगा ना कि 12th पास यहाँ पे बोला गया है। तो आप 12th पास भी यहाँ पे चुनाव करके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप ग्रेजुएशन की भी जानकारी यहाँ पे चूज करके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, उससे आगे भी पढ़े हैं तो वो भी आप यहाँ पे चुनाव करके भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 12th चूज करिए और यहाँ पे आपको जो है
बोर्ड का नाम लिखना है या इंस्टीट्यूट का नाम यानी स्कूल का नाम लिखना है, और यहाँ आपको सब्जेक्ट बताना है कौन कौन से सब्जेक्ट आप जो 12th लेवल पे पढ़ाई किए हैं। फिर जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स आप यहाँ लिख दीजिएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर आपको यहाँ पे मैथ, जो भी विषय आपने पढ़ा हुआ है, हिंदी, वो सब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। कॉमा नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, कॉमा हटा के लिखिएगा। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है कि CGPA वाला है कौन सा है, उसी तरह से आपको यहाँ पे बता देना है। फिर यहाँ पे जो है आपको बताना है पासिंग ईयर क्या है, तो अपना पासिंग ईयर यहाँ पे बता देंगे। तो ऐसा आपको बताना है। अब आता है यहाँ पे टाइपिंग का मीडियम। तो टाइपिंग का मीडियम में ध्यान देना है कि आप सही से चुनाव करिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। आप टाइपिंग थोड़ा मोड़ा आती है तो आप उसको स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, या तो हिंदी चूज करिए तो इंग्लिश चूज करिए, या दोनों चूज कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। तो टाइपिंग के मसले में क्या है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग देते हैं तो आपकी वरीयता ज़्यादा रखी जाएगी कंपैरिजन ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक कोई टाइपिंग चूज करता है। तो अगर आपको आती है दोनों टाइपिंग तो आप दोनों चुनाव करेंगे, क्योंकि दोनों का जो है एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर एक आप चूज करेंगे सिर्फ इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश का ही होगा, सिर्फ हिंदी चूज करेंगे तो सिर्फ हिंदी का ही आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं जो भी है। अब यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानकारी यहाँ पे देना है। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा कि आप 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, जिसमें आपका ADCA, DTP और भी जो भी कोर्सेज होते हैं 1 ईयर्स का कम से कम, वो आ जाएगा। दूसरा है DDEO कोर्स क्वालिफाइड फ्रॉम BSDM 400 आवर्स। ये भी एक अलग जो है क्वालिफिकेशन है, जो 400 घंटे का जो है BSDM के द्वारा जो है यहाँ पे कोर्स कराया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक स्पेशल कोर्स होता है जो 400 आवर्स घंटे का कोर्स होता है। तो अगर आप ये भी किए हैं तो ये भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए ये चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमसे ये मांगेगा कि आप बताइए उसके बारे में कि इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने कोर्स किया हुआ है, रिकॉग्नाइज है कि नहीं, तो यहाँ यस कर देंगे, पासिंग ईयर मंथ बता देंगे। अगर आप मान लीजिए ADCA किए हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे, क्योंकि 1 ईयर्स का ही ADCA होता है। ध्यान रहे अगर CCC किए हैं तो वो नहीं चलेगा। अगर आप और भी कोई कौशल विकास से आपने किया हुआ है कौशल से, तो वो भी आपका नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम 1 ईयर्स का कंप्यूटर कोर्स आपको यहाँ पे देना होगा। फिर कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हुआ है, रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, आपको अब यस करना है। पासिंग ईयर मंथ क्या है ये आपको बता देना है। तो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सारी जानकारी को आप यहाँ पे देंगे। फिर यहाँ पे एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है। तो अगर आपके पास इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे डिग्री है, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है, या PG है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपसे पूछेगा कि आप बताइए आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो आप अदर स्टेट के भी आते हैं तो आपको बिहार में ही एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको तीनों में अलग अलग एग्जाम सेंटर चॉइस कर लेना है। जैसे हम यहाँ पटना चूज कर लेते हैं। अगर हम पटना ही चूज करेंगे तो बोलेगा कि नहीं डिफरेंट सिटी आप चूज करिए। तो आपको 3 डिफरेंट सिटी यहाँ पे चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जहाँ आपको नियरेस्ट लगे वहाँ आप चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर में आपको दिखा दें। पटना है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, आरा जैसे जो है आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। इसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप में आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। सिग्नेचर और कुछ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ बोला गया है वो रिसेंट होना चाहिए। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो है अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे जो है अपना फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा। और 50 से 80 KB के बीच आपका फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे बोला गया JPG फॉर्मेट में। जैसे आप यहाँ पे फाइल को चूज करेंगे ना, आपका फोटोग्राफ यहाँ ग्रीन होकर ऐसे अपलोड हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसी तरह से सिग्नेचर को भी आपको चूज करना है और साइज सबका दिया हुआ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइज पता चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे पता करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितने फाइल में अपलोड करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बोला गया है कि 100 KB से लेकर 300 KB के बीच आपको अपलोड करना है। JPG या PDF कोई भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे जो है चूज करेंगे और अपलोड करेंगे। तो हमारे केस में देखेंगे तो EWS हमने चूज किया था, तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है और यहाँ पे जो है EWS सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर आप OBC या BC1 BC2 से आएंगे तो आपको NCL मांगेगा। SC/ST से आएंगे तो अपना SC/ST सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ लिखा गया है कि नॉट ओल्डर देन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फिलिंग अप्लीकेशन, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा पुराना यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। मतलब जो जाति निवास है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा जो आप लोग सिग्नेचर करते हैं वो ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको जो है 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का मार्कशीट, फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th क्लास का जो है सर्टिफिकेट और यहाँ पे 12th क्लास का मार्कशीट यहाँ पे आपको अटैच करना है। फिर यहाँ पे आपको 1 ईयर का जो कंप्यूटर कोर्स है उसके बारे में अपलोड करना है। एनी अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो तो आप अपलोड करिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर लेना है फटाफट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे चूज करना है। आपका एप्लीकेशन फीस होता है, इसको डिक्लेयर करेंगे।
इन 5 बॉक्स को, फिर कैप्चा कोड को भर के आपको जो यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे पेज प्रीव्यू आएगा। मतलब ये कि आप जानकारी को वेरीफाई करें कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया है सब चीज़ सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारिएगा, नहीं गलती है तो आपको क्या करना है, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही फ्रेंड्स एक एरर जनरेट हो सकता है। एरर क्या आएगा, तो बोलेगा कि जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उस पर आप व्यू करके देखिए। तो यहाँ पे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे ना, तो आपका यहाँ पे जो है फोटो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है ना, और यहाँ लिखेगा व्यू। तो आप यहाँ व्यू पे क्लिक करके जो है क्या करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स को बारी बारी से चेक करेंगे व्यू पे क्लिक करके। जब तक आप व्यू नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ पे फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो लास्ट स्टेप में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, व्यू करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किया, और उसके बाद से आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और लास्ट में आपको जो है पेमेंट जमा करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है। तो 250 रुपये एप्लीकेशन फी लग रहा है SC/ST को और फीमेल कैंडिडेट्स को, सभी फीमेल कैंडिडेट्स को जो बिहार के निवासी हैं, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो। और 1000 रुपये एप्लीकेशन फी लग रहा है BC1, BC2, EWS और जनरल को, अदर स्टेट को भी। तो ये आपका एप्लीकेशन फी जमा कर देना है। जमा करते ही फ्रेंड्स आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित आप रख लीजिएगा। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको जो है बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली निकाली गई है, आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।